हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे नाजिज़्म के बारे में। नाजीवाद के कारण जर्मनी में लगभग 70 लाख के करीब लोग मारे गए थे और कुछ जेलों में डाल दिए गए थे, कुछ देश छोड़कर भाग गए थे। और इसमें दे रखा है ये एक फिगर है, 9,88,60,60,000 जो लोग बाय दिसंबर द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, मतलब मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में लोग भाग गए थे। द वैल्यू ऑफ द मार्क्स कोलैप्स्ड, प्राइस ऑफ गुड्स सोअर्स, द इमेज ऑफ जर्मनी कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी। अब इसके बाद क्या दिखा रखा है कि किस तरह से जर्मनी में जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वो आया, उनका जो रुपया था उसकी कीमत गिर गई, फूड जो है उसके मार्क्स जो उसके दाम थे वो बहुत बढ़ गए और जो आम वस्तुओं के दाम बहुत तेज़ी से उनकी महंगाई बढ़ गई। द मेज ऑफ द जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी, ये एक तस्वीर है जिसमें जो जर्मनी के लोग हैं वो करेंसी को भर भर के अपने जो गाड़ियाँ वगैरह होती थी, कार्ट लोग होते हैं ये छकड़े वगैरह, वो करेंसी के नोट से भरकर ले जाती बाई अ लूफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड खरीदने के लिए। मतलब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी। वाज वाइडली पब्लिश्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, और इस तरह से जो क्राइसिस थे उसके कारण जो सारे विश्व में उनके लिए एक सिंपैथेटिक सिचुएशन पैदा हो गई। दिस क्राइसिस केम टू नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इस तरह की चीज़ को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब डिमांड ज़्यादा हो और वस्तुएं कम हो और इसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाए, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ लिखा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगाई। ए सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फिनोमिनली राइज। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवेंड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस एंड इंट्रोड्यूसिंग द डॉन्स प्लान्स। अमेरिका अब आगे आया ताकि जर्मनी को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, और उसने डाउन्स प्लान जो है एक सामने रखा। इसके अनुसार, इस प्लान के अनुसार, विच रिवोक द टर्म्स ऑफ रिप्रेशंस टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से वित्तीय बर्डन को दूर करने के लिए। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का काल क्या क्या था। द ईयर बिटवीन 1924 टू 1928 saw some stability। 1924 से 28 तक कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दी। युद्ध को जब बंद हुए 4-5 साल हो गई तो कुछ स्थिति ऐसी हो गई संभलने जैसी। येट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये ऐसा लगता था कि जैसे रेत पर ये स्टेबिलिटी हो, जैसे रेत बिखर जाता है समय आने पर, ऐसे ही ये सिचुएशन भी बिखर गई। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। जो जर्मनी की इंडस्ट्रियल रिकवरी थी, मतलब उद्योगों को पैसा दिया जा रहा था या बाहर से पैसा आकर वहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा था, वो सब कुछ शॉर्ट टर्म, थोड़े से समय के लिए जो ब्याज पर राशि उन्हें मिल रही थी उस पर डिपेंड करता था। और ये राशि उन्हें दे रहा था यूएसए, अमेरिका उन्हें कुछ थोड़े समय के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा था। लॉन्ग टर्म नहीं था ये था शॉर्ट टर्म, ठीक है। दिस टोटली डिपेंडेंट दिस सपोर्ट, ये जो सहयोग था, वाज विड्रॉल व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। वॉल स्ट्रीट आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी वो एक्सचेंज है, जैसे मुंबई एक्सचेंज है, बाजार है ये, जो अमेरिका का है। वो 1929 में वो खुद ही क्राइसिस में आ गया, शेयर बाजार बोलते हैं इनको, वो गिर गए। Fearing in a fall in price, people made fanatic efforts to sell their shares। और जैसे ही लगा कि जो वॉल स्ट्रीट मार्केट है ये गिर जाएगी, रुपए की डॉलर की जो है डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी, वस्तुओं के दाम घट जाएंगे,
तो लोगों ने अपने शेयर बेचने, वहाँ से हिस्सेदारी जितनी थी वो बेचनी शुरू कर दी। हिस्सेदारी से समझ लो जैसे एक कंपनी है 1000 करोड़ की, उसमें 25 लोग शेयर खरीदे हुए हैं, 25 लोगों का हिस्सा है, तो उन्होंने अपना शेयर जो है कंपनी को बेच बेच के वो अलग हो गई। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड, एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर बेच दिए गए। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, और इससे विश्व में जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी ना, उसकी शुरुआत हुई। विश्व आर्थिक मंदी का मतलब ऐसा कोई देश नहीं बचा था जो मंदी से ग्रस्त ना हो। ओवर द नेक्स्ट 3 years, 3 सालों तक बिटवीन 1929 और 1932, ये एक वो काल था जिसे आज भी विश्व याद करता। उसके बाद इतनी मंदी कभी आई नहीं। द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फॉल बाई हाफ, यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो आधी रह गई। फैक्ट्री शटडाउन, फैक्ट्री बंद हो गई। एक्सपोर्ट फेल, निर्यात आयात बंद हो गए। फार्मर वर बैडली हिट, और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एफर्ट्स टू रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वाइड वर्ल्ड। उसके बाद था द जर्मनी इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिस्ट क्राइस। अब इकोनॉमी की तो जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वैसे ही यूएसए के सहारे चल रही थी, तो क्या हुआ, उसने यूएसए ने अपना हाथ खींच लिया। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40%, जो उद्योग धंधों में माल बनता था वो 40% कम हो गया। 1929 से वर्कर लॉस्ट देयर जॉब। अब जब माल की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो वर्कर्स जॉबलेस हो जाएंगे। जैसे अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग बेकार हो गए हैं। बेकार का मतलब उन्हें रोजगार नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई है भारत में भी और विश्व के देशों में भी। लोग दूसरे देश छोड़ कर अपने देश में आ गए हैं। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड एन अनप्रेसिडेंटल 6 मिलियन, और जो बेरोजगार लोग थे उनकी संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। देखो इनकी जनसंख्या कोई ज़्यादा नहीं है इन देशों की, 1 करोड़ जनसंख्या जिसमें से 60 लाख लोग बेकार हैं। ऑन द स्ट्रीट ऑफ द जर्मन यू कैन सी मैन विद प्ले कार्ड अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। जर्मनी की गलियों में लोग अपने गले में पट्टे डालकर खड़े होते कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई भी काम दे दो। Unemployed youth played card or simply sat at street corner or desperately queued up at the local unemployment exchange। जो बेरोजगार युवक थे जो कभी ताश खेलते थे, अब वो बुरी तरह से रोजगार प्राप्त करने के लिए लाइनों में खड़े हुए थे। एज जॉब डिस्पेयर्ड, जैसे ही जॉब चली गई, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। जो युवा लोग थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो शामिल होंगे ही, क्रिमिनल बनेंगे। एंड टोटल डिसअपियर बिकम कॉमन प्लेस, और कॉमन प्लेस आम पब्लिक, आम लोग भी मतलब कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। ये देखो, ये डिप्रेशन का टाइम है और लोग अपने हेड को झुकाए हुए सो रहे हैं इंतज़ार में कि कब हमें कोई जॉब मिलेगी, कोई काम पर रखेगा। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर इन द पीपल, और इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस से लोगों में बहुत चिंता और भय फैल गया। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीज एम्प्लॉयड एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग डिसमिस व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। और जो पेंशनर थे और जो सरकारी कर्मचारी थे उनको लगा कि जो उनकी सैलरी है, उनकी जो सेविंग है वो भी मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं, अगर उनकी जो वैल्यू ही नष्ट हो गई, रुपए की वैल्यू मतलब जो उनका पैसा था वहाँ उसकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाए। स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर्ड एज देयर, और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, रिटेलर थे, खुद काम चलाए हुए थे, वो भी इसी तरह की सफरिंग सह रहे थे। देखो, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मैंने बताया था यूएस की एक्सचेंज है, वर्ल्ड की बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर आप कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते हो, ठीक है। बिजनेस गोट रन, छोटे दुकानदारों का जो बिजनेस है वो ख़त्म हो चुका था। अब उनके पास
कोई किसी तरह की प्रोडक्शन नहीं थी। द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटरियनिज्म। प्रोलेटरियनिज्म का मतलब होता है मजदूरी जो सोशलिस्ट क्रांति है जिसमें मजदूर क्रांति कर देते हैं, सबको ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक ऑफ द वर्कर क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। अब वर्कर्स की क्लास खत्म हो गई, मतलब एक जैसे कुछ बड़े कर्मचारी बड़े मतलब अच्छी पोस्टों पर थे, कुछ छोटे थे, लेकिन अब तो सारे ही बेरोजगार हो गए। ओनली ऑर्गेनाइज्ड, सिर्फ वो लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, ऑर्गेनाइजमेंट जैसे सरकारी सेक्टर होता है या सरकार के द्वारा चलने वाले उद्योग होते हैं, सिर्फ वे ही बचे हुए थे। अपना सिर पानी, जो सिर से पानी ऊपर जा रहा था उससे अपने आप को बचा रहे थे, बच पाए क्योंकि सरकारी लोगों को सैलरी मिलती रहती। बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस। बड़े बड़े बिजनेस भी क्या होते हैं, क्राइसिस में आ गए। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चर। अब खेती भी इससे बचा नहीं रह सकी क्योंकि इस तरह से जो जब फूड के लिए इतनी मारामारी होती है तो फूड किसानों से जब बात आती है खरीदने की तब कम हो जाते हैं रेट। एंड वोमेन अनेबल टू फीड देयर चिल्ड्रन, और जो क्योंकि सबसे बड़ा काम ये वोमेन्स का है, घर चलाना, बच्चों को रोटी देना, वो अपने बच्चों का पेट भरने में असमर्थ हो गई, जो एक जिससे वो गंभीर स्थिति में थी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी। पोलिटिकली थ्रू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेंगल्स। The Weimar Constitution had some inherent defect which made it unstable and vulnerable to dictatorship. अब जो गवर्नमेंट वहाँ चल रही थी उसका नाम था उस टाइम, जो 1928-32 के दौरान, उस टाइम वाइमर रिपब्लिक की सरकार थी। मतलब इसमें चुना हुआ प्रेसिडेंट था, वहाँ राजे वगैरह बहुत समय पहले ख़त्म हो चुके थे। पॉलिटिकली ये बैकफुट पे थी क्योंकि इस देश की सिचुएशन इतनी खराब थी, उसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो ये धीरे धीरे अस्थिरता की तरफ जा रही थी और डिक्टेटरशिप, जो हिटलर जैसे लोग एक व्यक्ति की तानाशाही होती है उसकी तरफ जा रही थी। अब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार काम कर पानी मुश्किल थी क्योंकि जर्मनी में सभी को वैश्विक मताधिकार प्राप्त हो गया था और चुनी हुई सरकार काम कर रही थी, लेकिन ये सरकार भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही थी, तो इस वजह से डिक्टेटर की तरफ बढ़ रहा था ये देश। One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task. इलेक्शन हुए और इलेक्शन में ये मुश्किल हो गया कि किसी एक पार्टी को क्या मिले, बहुमत मिले। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट बन गई। कोएलिशन का मतलब आप अच्छी तरह समझते हो, जब एक दल को मेजोरिटी ना मिले तो बहुत सारे दल मिलकर सरकार बना लेते हैं। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48 which gave the president to power to impose emergency, suspend civil rights and rule by decrees. आपने सुना होगा हमारे देश में इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट। सुना आपने? प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी का मतलब आपातकाल, और आपातकाल कब होता है? जब आपके देश पर किसी कोई आक्रमण हो, असुरक्षा हो, इसी तरह यह आपका देश युद्ध में उलझा हुआ हो, तो सारी पावर जो भिन्न भिन्न जगह बिखरी होती है वो किसके पास चली जाती है? हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट के पास। ये शक्तियाँ हमने जर्मनी वाइमर से ही ली है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो जर्मन वाइमर के अनुसार एक आर्टिकल 48 था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे यहाँ 352 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। 352 आर्टिकल हमने जर्मन वाइमर आर्टिकल 48 से लिया है। इसमें क्या है, इसमें एक इमरजेंसी पावर थी जिसमें सारी शक्तियां, जब देश में ऐसी स्थिति आ जाए, इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं और सारे जो सिविल राइट्स हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी पावर देश को उस क्राइसिस से बाहर निकालने में लग जाती है, राइट्स की बात ही नहीं उठती। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वाइमर रिपब्लिक वाज 20 different cabinets lasting on average 239 days। और अब जर्मन रिपब्लिक में क्या है, कई बार मीटिंग हुई और 39 डेज में, एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48,
और 48 का भी यूज किया गया, मतलब सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, उसके बावजूद भी जो स्थिति थी वो यूं की यूं बनी रही। देखो, स्थिति अगर एक देश से रिलेटेड होती ना तो शायद संभल जाती। स्थितियां होती है सारी वर्ल्ड से। कैसे? मान लो हमारे देश में तेल आता है बाहर से, अगर तेल के देशों में संकट आ जाए, ईरान इराक में, तो हमारे देश में अचानक तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तेल की कीमत बढ़ेगी तो उद्योग धंधों जो तेल से चलने वाली चीज़ें वो महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी तो वस्तुएं महंगी हो जाएगी। ट्रक चलते हैं, ट्रक में खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, जो सब्जी और फ्रूट की यातायात साधन बनते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर लाने में, और इस तरह से फ्रूट और सब्जियां महंगी हो जाएगी। ठीक है ना? तो जो आजकल युग है वो ग्लोबल युग है, जिसमें एक देश पर अगर संकट आ जाए तो सभी देशों पर संकट आना स्वाभाविक है। जैसे कोविड-19 की बीमारी चली है कहाँ से? चीन से, लेकिन फैल गई है सारी जगह पे। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, तो इसलिए एक देश की सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी। हाँ, अच्छा काम करके वो बुरी स्थिति होने से रोक सकती है, लेकिन पूरी तरह से स्थिति संभल में नहीं आएगी। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, पीपल जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से उन्होंने विश्वास खो दिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक, जिसमें पार्लियामेंट से चुने हुआ जो दल है वो सरकार चलाता है, उसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं। विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, और उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है हिटलर का उदय कैसे हुआ? दिस क्राइसिस इन इकोनॉमी में ये क्राइसिस, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म्ड द बैकग्राउंड टू हिटलर राइज पावर। इस तरह के जैसे सिचुएशन आपने समझ ली कि किस तरह से वस्तुओं के दाम बढ़ गए, पॉलिटिकल रूप से सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी, और इसी तरह सोसाइटी में क्या है, अनरेस्ट फैला हुआ था, लोग पेट भरने के काबिल नहीं रह गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। तो हिटलर का उदय इन स्थितियों में हुआ। बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रेलिया में ये पैदा हुए। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, अपना जो बचपन है वो गरीबी में उसका बीता है। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक, पहले जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, ही इनरोल्ड फॉर आर्मी, वह आर्मी में शामिल हो गया। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, वह जो फ्रंट पे मतलब सीमा पर जो जवान बैठे थे उनको वो डाक का काम करता था, मैसेज भेजने का मैसेजर था। बिकम ए कॉर्पोरेल, उसके बाद एक कॉर्पोरेल बना, ये आर्मी का कोई पद है। एंड अर्नड मेडल फॉर ब्रेवरी, और बहादुरी के लिए उसने मेडल भी जीता, और ये मानते हैं कि ये मेडल सारी उम्र उसके गले में थे। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जर्मन आपको पता है 1919 में युद्ध से हार गए थे, और एक ट्रीटी हुई वर्साई की संधि। कहते हैं कि सारी बुराई, सारी चीज़ों की यही जड़ थी, वर्सल्ले की संधि थी, जो वैसे वर्साई की संधि बोलते हैं इसको। इन 1919 ही ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इस संधि से सारे जर्मन में रोष था कि हमारे देश की ग्लोरी ख़त्म हो गई, हमारे देश की सेनाएं ख़त्म हो गई, हमारे देश का बहुत सारा इलाका दूसरे देशों ने हड़प लिया। राइनलैंड जो प्रदेश था उसका 75% कोयला दूसरे देशों में जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे गुट बने जो सरकार का विरोध कर रहे थे, उनमें से एक गुट था जर्मन वर्कर्स पार्टी, और हिटलर ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। किस तरह से एक छोटी सी शुरुआत से एक शासक बनता है, ये कहानी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। जल्दी ही उसने इस पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया और उसका नाम बदल दिया, नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। दिस पार्टी केम टू नोन एज द नाजी पार्टी, और बाद में यही जो पार्टी है वो नाजी पार्टी कहलाई। उसके बाद 1923 हिटलर प्लान्ड ए साइज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। 1923 में हिटलर ने बवेरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, और वो बर्लिन की तरफ बढ़े और पावर को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया और उसको जेल में डाल दिया गया। फेल वाज अरेस्ट, ट्राइड फॉर ट्रेसन एंड लेटर रिलीज। बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर
स्पोर्ट टिल द अर्ली 1930s। 1930 तक इस पार्टी का कोई नाम लेवा ज़्यादा नहीं था, मतलब इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोग नहीं जानते थे इसको। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, लेकिन यही काल जो है 1929 से लेकर 1932 तक का, ये डिप्रेशन का काल था। और ऐसे में पता है क्या है, लोगों को एक नेता चाहिए जो उनकी बात उठा सके, जो उनके लिए बोल सके, जो उनके लिए लड़ सके। ऐसी सिचुएशन में जो नेता पैदा होता है ना, वो ज़्यादा काफ़ी फिर जल्दी ही तरक्की करता है। जैसे आपने पोलैंड में 9th में पढ़ा होगा, लेच वलेशा। पोलैंड में एक मिस्त्री था, वो इलेक्ट्रीशियन था, और उसके बाद जो है वो देश का राष्ट्रपति बना। क्योंकि उसने जो स्थितियां थी उनको काबू करने की कोशिश की। एज वी सीन आफ्टर 1920 बैंक्स कोलैप्स्ड एंड बिजनेस शट डाउन। 1929 में बैंक धराशायी हो गए। धराशायी का मतलब उनके कर्जे बढ़ गए, बैंकों में पैसा नहीं रहा, बिजनेस ठप हो गए। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, जो मजदूरों की जॉब चली गई। एंड द lost their job and the middle class were threatened with the destitution. In such a situation, Nazi propaganda stirred up to hope to better future. अब नाजी ने अपना प्रोपेगेंडा होता है प्रचार करना बढ़ चढ़ कर, मतलब चाहे झूठा करो चाहे सच्चा करो, प्रचार करना, ये करो वो करो, लोगों का माइंड वॉश कर देना। अब उनको उम्मीद थी कि हमारा फ्यूचर बढ़िया होगा, ऐसी स्थिति में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% vote in Reichstag। रिचस्टैग आपको पता है, एक तो बुडास्टॉग, एक रिचस्टैग, ये पार्लियामेंट के 2 सदन थे, ठीक है। लेकिन 1928 में इलेक्शन में 2.6% भी वोट वो प्राप्त करने के काबिल नहीं थे। लेकिन 1932 में हैड बिकम ए लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट। 37% वोट के साथ ये सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई 1932 में, इतने ही कम सालों में, ठीक है। देखो ये हाथ उठा के लोग कैसे अभिनंदन कर रहे हैं हिटलर का। ये देखो कांग्रेस न्यूमेरमर्ग में 1938 में। ये प्रोपेगेंडा एक शब्द है, याद कर लेना, प्रचार, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एंड इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ द पीपल। ऐसा प्रचार जो लोगों के दिमागों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें पोस्टर, फिल्म, स्पीच, भाषण, कविताएं, इनका प्रयोग किया जाता है। और ये सब कुछ बहुत हुआ। देखो क्लास के छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, और किस तरह से वो हिटलर का अभिनंदन कर रहे हैं। हिटलर वाज पावरफुल स्पीकर। हिटलर एक तगड़ा वक्ता था, मतलब भाषण बहुत बढ़िया देता था, लोग सुनते रहते थे। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव्ड पीपल। उसकी जो भावनाएं थी और लोग सब थे, लोगों तक पहुंचते थे, मतलब लोग मानते थे, सुनते थे। ही प्रोमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने वादा किया कि मैं एक बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर राष्ट्र का निर्माण करूंगा। अंडू द जस्टिस ऑफ द वर्साई ट्रीटी। और जस्टिस, जो वर्साई की संधि में हमारे देश के साथ अन्याय हुआ, हम उसका बदला लेंगे। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। और जर्मन लोगों की जो डिग्निटी खत्म हुई है उसको हम दोबारा से रिस्टोर करेंगे। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे जिनके पास काम नहीं है। एंड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ। और यूथ को एक अच्छा फ्यूचर देंगे। ही प्रोमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेनर इन्फ्लुएंस एंड रेसिस्ट ऑफ ऑल फॉरेनर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मन। सारे जितने फॉरेन्स विदेशी प्रभाव है हमारे देश में, लोग बैठे हुए हैं, किसी ने हमारा राइनलैंड को कब्जे किया हुआ, किसी ने कुछ, वो हम बाहर निकाल देंगे। और जो जर्मनी के खिलाफ जो भी लोग षड्यंत्र करे हुए हैं, हम उसको सजा देंगे। हिटलर डिवाइस ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अब उसने एक नई तरह की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशन। अब वो उसको समझ गया था कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा जनता को अपनी तरफ करने का, और बड़े बड़े आडंबर रचने का, आडंबर रिचुअल्स करने का। रिचुअल्स का मतलब जैसे धार्मिक प्रतीक बना देना, जैसे हमारे यहाँ हवन यज्ञ करते थे लोग, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते।
नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, अब वो बड़ी बड़ी रैलियां निकालने लगे लोगों को प्रभावित करने के लिए। ये देखो रैली, मतलब लोग कितने सारे लोग इसमें। और ये परेड और ये स्वास्तिका निशान, ये तो हम भी बहुत पवित्र मानते हैं इसको। तो इसने रैलियां निकालनी शुरू कर दी और लोग इससे बड़े आकर्षित हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।